हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आकाश सिंह। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में हमने शेड्यूल्स और पार्ट्स फिनिश करने के बाद आज जो मैंने आपको टॉपिक जो पिक किया है वो है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमने बहुत सारी बात की थी शेड्यूल्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में। अब उनको ये देखना है कि आखिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर था जिसमें आर्टिकल्स थे, पार्ट्स थे और शेड्यूल्स थे, आखिर वो आर्टिकल्स या फिर वो पार्ट्स जो हैं वो सीधे के सीधे जो हैं वो किसी दूसरे सोर्स से लिए गए हैं। ओके, जो हमारे फ्रेमर्स थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके जो मेंबर्स थे वो सारी कंट्रीज में जा जाके विजिट करने के बाद सारी कंट्रीज से लगभग हमारे पास 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट जो है हमारे पास जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है। ओके, तो वो हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज हैं आज हम उनकी बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब बटन आपके चैनल आपके वीडियो में जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो एक लाल कलर का बटन सब्सक्राइब का ब्लिंक हो रहा होगा, प्लीज़ उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके, और ये आपको एक ही बार प्रेस करना है। एक बार प्रेस करने के बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन जो है वो आ जाएगा, वीडियो सारे नोटिफिकेशन जो है आपके पास आने लगेंगे। क्लियर? ओके, और फिर भी अगर आपको नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, तो वो आपकी स्क्रीन में डायरेक्ट जो है वीडियो जो है आगे के आने लगेंगे। क्लियर? तो बात करते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज में दो टाइप से जो है सोर्सेज ये बटे हुए हैं, एक तो डोमेस्टिक और दूसरा फॉरेन। ओके, तो पहले जो डोमेस्टिक सोर्स है हमारे वो क्या है? तो डोमेस्टिक सोर्स में मैं हमेशा आपको जो लास्ट वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उनमें मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे हमारे पास एक्ट जो है वो पास हुए थे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसमें जो हमारे पास 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने अराउंड 250 आर्टिकल्स, ये बात मैं पहले भी आपसे कर चुका हूँ, 250 आर्टिकल्स जो है वो एज इट इज इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है वो पिक किए गए हैं। आज की डेट में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पार्ट्स में कि 395 आर्टिकल्स। जब आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में, तो लास्ट वीडियो में ही जो है मैंने आपसे बात की हुई थी कि पार्ट्स में हमारे पास 22 पार्ट्स हैं और टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। उसमें से जो 250 आर्टिकल्स हैं वो एज इट इज इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पिक किए गए हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एकमात्र डोमेस्टिक सोर्स है, क्योंकि ये अपने आप में क्या था, ये अपने आप में बहुत सारे एक्ट्स का क्या था, मिक्सचर था। तो यहीं से हमारे पास 250 आर्टिकल्स हो गए। बाकी बचे जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं वो किससे लिए गए हैं, या वो जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो किससे लिए गए हैं? फॉरेन सोर्स से। ओके, अब फॉरेन सोर्स मतलब कि फॉरेन कंट्रीज से हमारे पास जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ था वो एज इट इज जो है फ्रेमर्स ने उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। ओके, ये सब बात हम पहले कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा था, कितने पैसे खर्च हुए थे। आप मेरे लास्ट वीडियोस की लिंक्स जो कि डिस्क्रिप्शन में है आप उसमें देख सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो वो जो पहला जो हमारे पास कंट्री थी जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया था, उसका कुछ पार्ट लिया था, वो था ब्रिटेन। सेकंड था यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, जापान एंड साउथ अफ्रीका। क्लियर हुआ दोस्तों? तो डोमेस्टिक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो फॉरेन सोर्स आते हैं उनमें हमारे पास ये 10 कंट्रीज हैं जहां से हमने जिनके कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो लिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया उनका नाम। अब इनके बारे में देख लेते हैं हम कि ब्रिटेन से या यूएसए से या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमने क्या चीज़ें पिक की हैं, क्योंकि इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मल्टीपल चॉइस में आएगा। ओके, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट ईयर आए हुए हैं वो पिक भी किए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, तो आप वो क्वेश्चन भी जो है वो समझ पाएंगे। ये रहो दोस्तों, तो आइए देखते हैं अब इनके डिटेल्स। तो फॉरेन सोर्सेज में दोस्तों पहला जो कंट्री है जो हमने जिससे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया हुआ है वो है ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन ने हम पर राज किया हुआ है, हम सभी जानते हैं 200 साल तक ब्रिटेन ने जो हम पर राज किया हुआ है। ओके, तो जो भी सबसे पहला जो हमने लिया हुआ है मैंने अपने पढ़ाने के लिए वो है ब्रिटेन। ओके, अब इसमें जो हमने जो प्रोविजन जो है वो लिए हुए हैं वो कौन कौन से? सबसे पहला है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब देखिए, बाइकैमरल का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि हमारे जो यूनियन या स्टेट में हम जब कभी भी बात करेंगे तो यूनियन में हम बात करते हैं दो हाउसेस की। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ओके, और जब स्टेट में बात करते हैं तो स्टेट में हम बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद की। ओके, तो चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट हो, हमारे पास दोनों जगह जो सुविधा है वो दो हाउसेस की है। ओके, तो स्टेट सेंट्रल के लिए कौन सा हो जाएगा? लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा? विधानसभा एंड विधान परिषद। ओके, तो उसको हम डिनोट करते हैं, या उसके लिए जो वर्ड है वो क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ओके, मतलब कि प्रोविजन ऑफ टू हाउसेस। ओके, फिर उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजन आप कहीं भी चले जाइए, आप चाहे महाराष्ट्र के हों या मध्य प्रदेश के हों या फिर दिल्ली चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप वहाँ के स्टेट के जो है सिटीजन नहीं कहलाएंगे, आप सिटीजन कहलाएंगे पूरे पूरे इंडिया के। ओके,
आप कहीं भी जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको अलग से उसकी नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को बोला जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सिंगल सिटीजनशिप। आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, किसी भी स्टेट के पर्टिकुलर सिटीजन आप नहीं हैं। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। ओके, ऐसे लॉज या ऐसे प्रोसीजर हमने बनाए हुए हैं जो कि जो हमें फॉलो करना है, और उनको कैसे बनाना है, उनका प्रोविजन जो है वो किसने दिया है, हमने ब्रिटेन में। अब देखिए, इसको याद करने का छोटा सा एक स्टोरी याद कर लीजिए कि बाय कैमरल लेजिस्लेशन मतलब टू हाउसेस, मतलब कि दो विचारधारा वाले। अब देखिए, ब्रिटेन जो है हम पर रूल करते थे, वो हम हमारे सामने कुछ और बोलते थे और पीठ पीछे कुछ और बोलते थे, दो फेसेस थे उनके। तो इसलिए ब्रिटेन ने हमको क्या दिया होगा, बाय कैमरल लेजिस्लेशन। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बी फॉर ब्रिटेन और बी फॉर बाय कैमरल। क्लियर दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप। ओके, इकलौता ब्रिटेन ही था जिसने हम पे राज किया हुआ है इतना 200 साल। हालांकि कंट्रीज तो और भी आई थी, पर जो सबसे ज्यादा रूल किया गया है वो किससे किया गया है, ब्रिटेन के द्वारा। तो सिंगल सिटीजन से अपन वहां से याद कर सकते हैं कि सिंगल पर्सन जिसने हम पे राज किया वो क्या है, ब्रिटेन। क्लियर। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, अब वो जब राज कर रहे थे तो उन्होंने कुछ लॉ भी बनाए होंगे। ओके, कुछ प्रोसीजर भी बनाए होंगे। तो इस स्टोरी से या कोई भी स्टोरी जो है आप जिससे जो है इसको याद रख सकते हैं। क्लियर हो दोस्तों। और आप वैसे भी अगर वीडियो को थोड़ा 1-2 मिनट स्लाइड करके देखेंगे 1-2 बार तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर हो दोस्तों। तो ये हुआ ब्रिटेन। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास जो कंट्री है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने जो सबसे पहली चीज दी थी वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल। आपने देखा होगा जब कभी भी आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठाते हैं या पढ़ते हैं तो आप उसको फर्स्ट पेज खोलते हैं तो आप प्रीएम्बल देखेंगे, उसमें लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली रिजॉल्व्स टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कुछ एक आप पूरा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, वो कहलाता है प्रीएम्बल। ओके, प्रस्तावना। ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, कि प्रीएम्बल जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टार्ट किया जाएगा पढ़ना तो उसको कहाँ से पढ़ा जाएगा, प्रीएम्बल से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये कई बार एमपीपीएससी में डायरेक्ट जो है पेपर में लिखने आ चुकी है प्रीएम्बल। ओके, 6 नंबर के क्वेश्चन में प्रीएम्बल जो है आई थिंक 2016 या 17 के पेपर में प्रीएम्बल का क्वेश्चन है। ओके, डायरेक्ट बोला है हमने कि प्रीएम्बल लिख के दिखाइए। क्लियर हुआ दोस्तों। तो प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ओके, जो आपको फैसिलिटी है उससे आप ये याद कर सकते हैं। क्लियर। फिर उसके दूसरा जो हमारे पास प्रोविजन है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखिए, हमारा जो इंडिया है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड है। तो सेंटर के पास भी कुछ पावर है और स्टेट के पास भी कुछ पावर है। आप जब लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया था, सेंटर की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट। ओके, और उसके बाद फिर कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये क्या है, ये डिवीजन है, पावर का डिवीजन है कि सेंटर को ये पावर है, स्टेट को ये पावर है। हालांकि सेंटर के पास सबसे ज्यादा पावर है पर फिर भी डिवीजन तो है। ओके, वैसे ही क्या किया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर, तो हमारी जो 3 ब्रांचेस हैं जिसमें सेपरेट पावर को सेपरेट कर दिया गया है। ओके, और हर किसी के पास अपनी एक यूनिक पावर है। और वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। क्लियर हो दोस्तों, कौन कौन सी हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है, देखिए आप जब वोट डालने जाते हैं तो आप जो है अपने जैसे आप मान लीजिए एमएलए के वोटिंग पे गए, विधानसभा की वोटिंग पे गए, ओके, या फिर लोकसभा की वोटिंग पे गए, तो आप चुनेंगे एमपी या एमएलए। तो जो आप चूज कर रहे हैं वो बेसिकली है लेजिस्लेटिव। ओके, वो कहाँ जाएंगे, लोकसभा या फिर जाएंगे कहाँ पे, विधानसभा में। तो आपने उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके इस हाउस में भेज दिया है, लोकसभा या राज्यसभा में। तो वो जो सारे लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, लेजिस्लेटिव्स। ओके, तो जो भी रूल बनते हैं या बनाए जाते हैं, ओके, तो उनको जो है रिव्यू करना या फिर उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डिबेट के द्वारा या फिर जो होता है ना मेजोरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसके द्वारा उसको कुछ चेंजेस लेके आना या फिर कुछ बिल जो है जो बाद में जाके लॉ बन जाता है उसको इंट्रोड्यूस करना। ओके, तो ये सारी जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है, लेजिस्लेटिव में होती है। ओके, वही अपन तो बैठ के बना नहीं सकते रूल, तो वो अपन ने उनको भेजा गया है कि आप हमारी तरफ से ये रूल्स बनाएंगे या ये प्रोसीजर बनाएंगे, तो वो किस सुविधा में है, लेजिस्लेटिव में। ओके, अब इन्हीं के द्वारा क्या होता है, इन्हीं में देखिए जो पार्टी मेजोरिटी में जीतती है उन्हीं के जो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स आप देखते हैं वो किस में चले जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में। ओके, मीन्स जीत के जैसे बीजेपी जीती, बीजेपी के लेजिस्लेचर मतलब जो एमपीज है वो ज्यादा होंगे हाउस में, लोकसभा में। ओके, तो बीजेपी की सरकार बन गई। अब उन सारे बीजेपी के मेंबर्स में जो हमने सेलेक्ट करके भेजे हैं उनमें से ही कुछ जो है, जो प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कुछ को बना देंगे मिनिस्टर। तो वो जो मिनिस्ट्री प्रोवाइड जिनको हो जाती है उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ओके, तो बेसिकली जो बिल लाने की जो बात होती है, कोई भी नया बिल लेके आना, कोई भी नया चेंजेस लेके आना, वो कौन करते हैं, ये मिनिस्टर्स या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव से ही तो ये एग्जीक्यूटिव निकले हैं। अब इनकी पावर कुछ ज्यादा हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये मिनिस्टर्स हो जाते हैं। ओके, किसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होना एक अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। ओके, तो एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल हो गए। मीन सबसे ज्यादा आप पूछेंगे कि अगर सबसे ज्यादा पावर जो है वो किसके पास होती है, तो आंसर कहीं ना कहीं होगा एग्जीक्यूटिव, क्योंकि लॉ मेकिंग जो रहती है ये इनके ही हाथ में होती है। ओके, क्लियर।
और उनका सपोर्ट करने के लिए कौन बैठे हैं वहाँ पे, लेजिस्लेटिव। हालांकि अगर मान लीजिए विपक्ष की पार्टी के होंगे तो वो उनको अपोज भी करेंगे, पर वही बात है कि मेजोरिटी से जब चूज होके आए हैं तो उनकी जो बीजेपी की जो है सीट ज़्यादा है, बीजेपी जो है एमपी ज़्यादा है लोकसभा में, तो सवाल पैदा ही नहीं होता किसी भी अपोजिशन का। क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास ब्रांच है वो है जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब सिंपल कोर्ट्स। तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। तो जितने भी कोर्ट आप स्टडी करते हैं वो किनके अंदर आते हैं, जुडिशियरी में। ओके, जुडिशियरी मतलब न्यायिक जो अधिकार या न्यायिक जो क्या बोलते हैं सुविधा जो प्राप्त है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, जुडिशियरी। इसमें जितने भी कोर्ट हैं वो सारे आते हैं। अब इनको भी अलग पावर है। ओके, मीन्स जो भी कुछ हमारे जो राइट्स को जो है जब कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो इनकी पावर्स अलग है, तो जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। क्लियर दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। और ये कहाँ से मिली है, अमेरिका से। देखिए पावर वगैरह की जब भी बात आती है तो हमें याद दे के अमेरिका ही आता है। तो जब भी आप देखेंगे कि पावर का सेपरेशन मीन्स पावर की बात आई है तो आपको अमेरिका अपने आप ही याद आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर जो तीसरा है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जो प्रोविजन है वो किसमें मिला, वो किससे लिया है हमने, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर है दोस्तों। तो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट लिया गया है हमने। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास जो है फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या फंक्शन होते हैं, मीन्स प्रेसिडेंट को क्या काम करना होता है, वाइस प्रेसिडेंट के क्या फंक्शन होते हैं, उनको क्या काम क्या करना होता है। तो ये जो चीज़ है ये किससे ली गई है, यूएसए से। क्लियर हो दोस्तों। तो हमारे पास अब देखिए ये सारे आर्टिकल्स में हमारे पास मेंशन है, जो हमने उस टाइम लिस्ट पढ़ी थी ना, पार्ट 1 पार्ट 2 से लेके पार्ट, तो हर एक पार्ट में इन सबके बारे में जो है मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, अभी से हमको ये समझना है कि उन पार्ट्स में जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली लिए कहाँ से गए हैं, तो वो डिफरेंट ये सोर्सेज हैं। तो आई होप दोस्तों ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और आगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर दोस्तों। तो आते हैं अब थर्ड नंबर के या फिर तीसरे कंट्री में। ओके, कनाडा से हमने जो लिया है वो है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब आप जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट है, मीन्स स्टेट से बना हुआ एक जो है यूनियन है इंडिया, स्टेट से बना हुआ एक कंट्री है इंडिया। ओके, तो जो सेंटर होगा, ओके, सेंटर और स्टेट दो हिस्सों में अपनी डेमोक्रेसी जो है डिवाइड है। तो सेंटर और स्टेट, तो क्या है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब ये है कि फेडरेशन तो है, मीन्स यूनियन और स्टेट में बटा तो है, पर बेसिकली जो सबसे ज्यादा पावर जो है वो किसके पास होगी, हमेशा सेंटर के पास। आपको पता है और मैंने आपको शेड्यूल पढ़ते समय बताया भी था कि ऐसे जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स रहेंगे जिन पर स्टेट और सेंटर को कंफ्लिक्ट होगा, तो बेसिकली माना किसका रूल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर का। तो उसी का मतलब होता है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, की फेडरेशन तो है पर उसमें भी सेंटर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। ओके, और फिर जो ये रेसिड्यू पावर टू सेंटर लिखा हुआ है, देखिए कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, हमने 3 लिस्ट के बारे में बात की थी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। उस लिस्ट में कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होंगे ना जो कि हो सकता है कि उन लिस्ट में इंक्लूड ना हो पाए। ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं जो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट तीनों ही लिस्ट में ना हो। ओके, तो वो पावर्स जो हैं जो उन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो वो वैसी पावर में लॉ बनाने का रूल किसके पास रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेसिडुअरी पावर मतलब वही होता है जो बच गई है, रेसिडुअरी। ओके, तो वो पावर बनाने का जो मतलब वो जो पावर बनाने का जो है प्रावधान वो किसके पास है, सेंटर के पास। ओके, फिर उसके बाद आते हैं आयरलैंड पे। फोर्थ कंट्री जो है आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपने जब पार्ट्स वाला जो है वीडियो देखेंगे तो उसमें हमारे पास जो पार्ट 4 जो हमारे पास है वो बेसिकली किसका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। और उसमें कौन कौन से आर्टिकल कहाँ तक आते हैं, 36 से लेकर 51 तक पार्ट्स वाले वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो बेसिकली किससे लिए गए हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में आ भी चुका है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, तो वो आयरलैंड। ओके, उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन। देखिए हम जो है डायरेक्ट जो है हम अपना पीएम चूज कर सकते हैं। ओके, लोकसभा की जो वोटिंग होती है वो बेसिकली पीएम के लिए होती है, विधानसभा की जो वोटिंग होती है जिसमें हम एमएलए चूज करते हैं वो सीएम के लिए होती है। पर ऐसा कोई हमारे पास डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है कि हम अपना प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं ओके, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, उसका मेथड जो है वो अडॉप्ट किया गया है किससे, आयरलैंड से। कभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, उसके बाद फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। अब राज्यसभा में जो व्यवस्था है उसमें से क्या होता है कि जो 12 मेंबर मतलब 12 मेंबर्स जो हैं, 250 स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें से जो कुछ मेंबर्स जो हैं 12 मान लीजिए, वो कौन चूज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट डायरेक्ट चूज कर लेते हैं। ओके, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा। ओके, बैट्समैन है। ओके, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है पर वो राज्यसभा के मेंबर है। ओके, तो उनको किसने चूज किया होगा, राज्यसभा में प्रेसिडेंट ने। ओके, तो ये आर्ट, साइंस या फिर बोलना चाहिए कि साइंटिफिक जो भी
कुछ या फिर सोशल सर्विस के बेसिस पे जो भी अच्छा काम करते हैं उनको राज्यसभा का मेंबर बना लिया जाता है, ओके, बाय प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद फिर आते हैं जापान में। तो जापान से हमने क्या लिया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। एक लॉ होगा, उससे कुछ प्रोसीजर हो जाएंगे, ओके, जैसे कोई लॉ हमारे पास है तो उसके कुछ प्रोसीजर होंगे, ओके। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, लॉ से वो जो सारे प्रोसीजर बनेंगे वो कहाँ से लिए गए हैं, जापान से, ओके। तो जापान से सिर्फ एक ही चीज ली गई है दोस्तों, वो क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज जो अडॉप्ट की है, बोरो की है, वो है कॉन्करेंट लिस्ट। आप लिस्ट के बारे में जानते हैं, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, 52 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, ये भी आपको पता है, मैंने पढ़ाया था शेड्यूल्स में, ओके। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो कॉन्करेंट लिस्ट अडॉप्ट की गई है या बोरो की गई है, वो किससे ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ओके। ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस, ट्रेड हो सकता है स्टेट का स्टेट से, कंट्री का कंट्री से, होता है ना, हम जैसे अपना जो है ट्रेड जो है वो महाराष्ट्र में या दूसरे स्टेट में या बिहार में या यूपी में हर जगह कर सकते हैं। तो उसके जो प्रोविजंस हैं या फिर डिफरेंट कंट्री टू कंट्री जो प्रोविजन होता है, तो वो प्रोविजन जो है वो किससे लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, ओके। तो आप ऐसा मान सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है ये हमारा दोस्त कंट्री है, ओके। तो ये यहाँ से क्या है, ट्रेड और कॉमर्स का प्रोविजन जो है वो ले लिया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो कंट्री अलग है तो अलग कंट्री से ले लिया गया, ओके। अब उसके बाद फिर लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल की लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा प्रियम्बल बेसिकली जो लिखा गया था वो हिंदी में लिखा गया था, फिर उसके बाद भले ही उसका जो है अनुवाद हो गया, जो है ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश में, पर जो आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, हम भारत के लोग करके स्टार्ट हुआ है जो, वो आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने जब गणतंत्र लागू करते समय 26 जनवरी 1950 में पढ़ा था, तो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल उस समय क्या थी, हिंदी। तो ये कहाँ से अडॉप्ट की गई है, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर हुआ दोस्तों। अब भले उसका ट्रांसलेशन जो है बाद में हो गया। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका हमारा अलग एक कंट्री है। साउथ अफ्रीका से जो है वो क्या लिया गया है, तो सिर्फ एक ही चीज़ ली गई है, वो है अमेंडमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर्स में आता है कि बताइए अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है, तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका, ओके। आप इसकी ट्रिक देखेंगे, ट्रिक में एक वर्ड आता है एएस, तो एएस या फिर उल्टा कर लीजिए साउथ अफ्रीका, ओके। जब आप पार्ट्स वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। एएस और ऐसे को आप, ये साउथ अफ्रीका का ऐसे ले लीजिए एएस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल नंबर 368, ओके। जब आप पार्ट्स का देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा, ओके। फिर आते हैं फ्रांस में, ओके। सबसे पहले जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन जो हुआ था, जो किंगशिप थी ना बहुत ज़्यादा जो बढ़ गई थी, और जब हम 8th या 9th क्लास में हम पढ़ते हैं कि फ्रांस का जब रिवॉल्यूशन हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले डिमांड की थी कि पीपल्स के द्वारा ही रूल किया जाना चाहिए, ओके। तो ये जो रिपब्लिकन सिस्टम है, डेमोक्रेसी, जो कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसी रिपब्लिकन सिस्टम के कॉन्सेप्ट से आया है, जो कि कहाँ से मिला है, फ्रांस से मिला है। क्यों फ्रांस से मिला है, क्योंकि फ्रांस में सबसे पहले ही ये चीज़ 1780s के टाइम पे आ चुकी थी। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, वहीं से ये भी कॉन्सेप्ट आया था। उनको लोगों ने वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड की थी, लिबर्टी की, हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। इक्वालिटी मीन्स ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये छोटा है ये बड़ा है, या इसके पास ज़्यादा पैसे इसके पास कम पैसे हैं, उसको बोलते हैं इक्वालिटी। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ भी होता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक दूसरे के भाई हैं, ओके। कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो ये जो वो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, ओके दोस्तों। उसके नेक्स्ट हमारे पास जो अगला जो हमारे पास कंट्री है वो है जर्मनी। तो जर्मनी से दोस्तों हमने जो लिया है वो है प्रोविजंस फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी जब लगती है, अब ये इमरजेंसी क्या होती है, तो देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके पास 3 ऐसी पावर हैं, जब कभी भी देश में ऐसा कोई माहौल बनता है कि दूसरी कंट्री हम पर अटैक करती है, या फिर यहाँ पर ही हमारे पास जैसे दंगे हो जाते हैं कभी कभी, ओके, या फिर कुछ भी ऐसा इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ पावर्स होती हैं इमरजेंसी की, ओके। उसमें ऐसा होता है ना, आपने कर्फ्यू का नाम सुना होगा, ओके। कर्फ्यू लग जाता है, मीन्स क्या होता है, आप खुले में बाहर ऐसे घूम फिर नहीं सकते, ओके। तो ये आपके क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स का क्या है, दमन है एक टाइप से, ओके। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में जब आगे चल के हम पढ़ेंगे उसमें हमको बहुत सारी कुछ फ्रीडम प्रोवाइडेड है, पर इस इमरजेंसी के दौरान वो फंडामेंटल राइट्स का जो है वो सस्पेंशन हो जाता है। ये हुआ दोस्तों। इसमें भी कुछ 2-3 चीज़ें हैं कि कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, उनको हम डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो इमरजेंसी, अब देखिए 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं, ओके। तो एक तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण होगी, क्लियर है दोस्तों, और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के कारण। जैसे कहीं पर होता है ना, सरकार गिर जाती है तो बोले राष्ट्रपति शासन लग गया यहाँ पे, जैसे अभी मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले हुआ था, कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो कुछ टाइम के लिए ऐसी कंडीशन बन गई थी कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। महाराष्ट्र में हुआ था इसके पहले, ओके। तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर। जब कभी भी स्टेट में ऐसा लगता है गवर्नर को कि यहाँ पर कोई भी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है कि वो सरकार चला पाए या बना पाए, तो उस केस को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर। और वहाँ पे फिर वो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, तो उसको भी बोला जाता है इमरजेंसी। और तीसरा जो होती है वो होती है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब जैसे कंट्री में पैसा खत्म हो गया,
ओके, इतनी नौबत आ गई है कि अब हमारे पास जो है कुछ छोटी सी चीज़ खरीदने का भी पैसा बचा नहीं है कंट्री के अंदर, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, मीन्स नो मनी, ऐसा याद कर लीजिए। फिर उसको अपन डिटेल में और क्या क्लॉज वगैरह होते हैं पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का सीधा सा मतलब ये होता है कि एकदम रेट जो है वो बहुत सारी चीज़ों के क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। ये लो दोस्तों, तो ऐसे केस में किसी के पास भी जो है खरीदने का या फिर बोरो करने मतलब कुछ भी जो है ट्रांजेक्शन करने का जो है वो अधिकार जो है वो नहीं रहता, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, उसके बाद फिर अब देखिए इसके कुछ आर्टिकल्स भी हैं, जैसे 352, 352, 356 एंड 360। ओके, ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि बताइए 352 में कौन सी इमरजेंसी है, तो आप बोलेंगे इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, 356 पूछेगा तो बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर, और 360 बोलेगा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनके बारे में हम और डिस्कस में बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये होते हैं। क्लियर? तो जब इनके अंदर हम बढ़ेंगे आगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कब कब इंडिया में कौन कौन सी इमरजेंसी लगी है या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें इनको पढ़ना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रशिया। लास्ट वो क्या है, रशिया, जिससे हमने क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। जिसको आप पढ़ते हैं आर्टिकल 51A आपने पढ़ा होगा। ओके, तो ये आर्टिकल 51A में जो ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई हैं, 11 हो गई हैं अब। ओके, पहले 10 थी, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो उसके बाद 11 हो गई। कौन सा हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि 11 है। ओके, और आपको ये भी पता है कि ये कब हुआ था, सरदार सोरेन सिंह कमेटी जो फॉर्म हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और पार्ट कौन सा हुआ था, पार्ट 4A। ओके, तो आप जब देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा पार्ट्स का। ये लो दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, आइडिया ऑफ ऑफिस ऑफ CAG। आइडिया ऑफ ऑफिस ऑफ CAG। CAG मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉमर्स वाले समझते होंगे ऑडिट का मतलब। ओके, किसी भी चीज़ का जो ईयर वाइज जो है फाइनेंशियल जो है उसका ऑडिट या फिर ट्रांजैक्शन तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, क्या कैसे खर्च हुए हैं। ओके, कहाँ सरकार ने पैसा जो है वो खर्च किया है, कहाँ से आया है, ये सारी जो चीज़ें हैं, पूरे का पूरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तैयार करना और फिर प्रेसिडेंट को सौंपना, ये किसका काम होता है, CAG का काम होता है। तो इस चीज़ का आइडिया जो है वो कहाँ से आया था कॉन्स्टिट्यूशन को, वही पूछ रहा है कि आइडिया ऑफ ऑफिस ऑफ CAG बोरोड बाय विच, बोरोड बाय बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ से बोरो किया था, सोचिए आंसर। ओके, कहाँ से बोरो किया था सोचिए। तो इसका आंसर है, क्योंकि आप सब जानते हैं, इसका आंसर है ब्रिटेन। क्लियर? देखिए, जब भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट या फिर कुछ ऐसा आपको लगे कि कुछ इम्पोर्टेंट है, या फिर आपने जो आपको पढ़ के ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, या फिर हो सकता है कि इसके बारे में थोड़ा सा जो है पढ़ना और पड़ेगा, या फिर कुछ ट्यूशन टाइप का समझ में आए, उसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटेन ही होता है। ओके, सिंगल सिटीजनशिप की बात की थी मैंने, बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की थी, तो उसमें एक और नाम ऐड कर लीजिएगा, CAG, ऑफिस ऑफ CAG, तो इसके ब्रिटेन। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है क्वेश्चन वो क्या है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, ये वर्ड याद रखिएगा, ये आगे इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। जो मेथड होती है ना प्रेसिडेंट को रिमूव करने की, उसको बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्पीचमेंट। तो इसको ब्रैकेट में ऐसा लिख लीजिए समझने के लिए, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। बकायदा पूरी एक मेथड होती है, प्रेसिडेंट को ऐसा अपने चाहा और हटा दिया ऐसा नहीं होता है। ये किससे दिए गई थी, तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर, इम्पीचमेंट जो है वो कहाँ किससे दिया गया था, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। अब देखिए, इम्पीचमेंट जो है, तो प्रेसिडेंट जो है अभी पावरफुल कहाँ के हैं हमारे, हम किसको मानते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट। ओके, डोनाल्ड ट्रंप। तो जब कभी भी देखेंगे कि इम्पीचमेंट मतलब कि ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है, तो ये पावर जो है जब भी आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका। ओके, तो क्या हो जाएगा, USA। क्लियर? कुछ क्रूशल सुनेंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सुनेंगे ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। और जब ऐसा देखेंगे कि कुछ पावरफुल बात हो रही है, प्रेसिडेंट को हटाना कोई मामूली बात तो नहीं है, तो ये हो जाएगा अमेरिका। ओके, याद करने का तरीका है दोस्तों, आप और किसी स्टोरीज अगर इसको याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? फिर उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, अमेंडमेंट प्रोविजंस। अमेंडमेंट प्रोविजंस, अमेंडमेंट प्रोविजंस, ये किस कंट्री से बोरो किए गए हैं, क्वेश्चन है। अमेंडमेंट प्रोविजंस हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज, पूरा क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है, अभी पढ़ा हमने, आंसर क्या होगा, साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका, अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका। ओके, AS से याद करेंगे वो। क्लियर? उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए अगेन ये कुछ पावर से रिलेट नहीं कर रहे हैं,
फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या, हमको मिली है पावर, और हमको अगर कुछ पावर मिली है तो वो पावर से रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ें होंगी, मैंने क्या बताया था आपको, कौन देगा हमको, पावर से रिलेटेड चीज़ें जो हमको कौन देगा। तो क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, तो आंसर क्या हो जाएगा, पावर की बात मैंने बोला था आपको, जब भी ऐसा कुछ लगेगा कि पावर की बात आई है तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका या यूएसए, जो भी आप याद करना चाहें। क्लियर दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। फिर उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में आपको देखने को ये मिल जाता है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, फ्रॉम द आइलैंड, बस लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया होगा। तो फ्रॉम द आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन बोरोड। ओके, क्या चीज बोरो की गई थी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आए थे आपके पास, तो ऑप्शन जो इसमें पहला हो जाएगा वो है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा ऑप्शन जो आया था वो आया था फंडामेंटल ड्यूटीज, तीसरा जो ऑप्शन आया था वो आया था सिंगल सिटीजनशिप। ओके, और तीसरा जो आंसर ऑप्शन आया था वो क्या आया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो याद कीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन छुपे हुए। फंडामेंटल राइट्स अभी मैंने बताया किससे, अमेरिका से। फंडामेंटल ड्यूटीज किससे, रशिया से। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, सिंगल कौन जो हम पे राज करके गए थे, ब्रिटेन। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी लिखते हैं, तो ये आंसर होगा आयरलैंड। क्लियर है दोस्तों, तो आई होप क्वेश्चंस और ये जो सारा कॉन्सेप्ट है आपको पसंद आया होगा। 2 से 3 बार आप जब वीडियो को स्लाइड करके देखेंगे, आप चाहें तो अपने खुद के नोट्स बना करके इसको याद कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि ये आपको लर्न हो जाएंगे। ये दोस्तों कुछ बहुत बड़ी डील ये नहीं होती है, पर इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पढ़े ही नहीं पढ़े, पर इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, मेरी पर्सनल सलाह है। इससे आपको एक क्वेश्चन जो है जरूर देखने को पेपर में मिलेगा, चाहे वो कोई भी ग्रेड का पेपर हो। क्लियर दोस्तों, यूपीएससी से लेके एक ग्रुप डी तक जो है उस तक ये क्वेश्चन जो है, ये इसके क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर दोस्तों, शेड्यूल्स, पार्ट्स और अब ये सोर्स, ये तीनों सीरीज के जो मेरे वीडियोस जो मैं आपको अपलोड किया हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे जो है कॉन्सेप्ट जो है, ये डायरेक्ट जो है पेपर में एज इट इज आते हैं। क्लियर दोस्तों, तो आप ये 3 वीडियोस जो हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है जो जरूर अच्छे से देखिएगा। उसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, अब वो हम चलेंगे आर्टिकल्स के अंदर, मीन्स आर्टिकल्स की डिटेल में। मैंने आपको बोला था जब भी हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा जो पार्ट 1 के आर्टिकल 1 से लेके 4 थे, अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उन पर ही बेस्ड होगा कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3, 4 में क्या लिखा गया है, हम उसको बड़ी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ। ये सब तो किताबों में भी लिखा हुआ रहता है दोस्तों, आप चाहें तो देख के पढ़ सकते हैं, पर एक्चुअली में बात होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनसे जुड़े हुए रहते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं उन तक आपको पहुँचाऊँ। क्लियर दोस्तों, तो आई होप ये प्रयास आपको मेरा अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा कंटेंट में लेकर आऊँगा। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ जो है ये मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। ओके, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप वीडियो देखेंगे, नीचे जो है आपके पास लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके, उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये, जब नया वीडियो आपके पास जब कभी भी मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चैनल में आ जाएगा, और बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्ट आपकी स्क्रीन में आ जाएगा वीडियो। क्लियर दोस्तों, और हर किसी बंदे को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना होता है। ओके दोस्तों, और उससे सारी इन्फॉर्मेशन चैनल्स की जो है आपके पास पहुंचने लगेगी। ओके दोस्तों, और एक ही आईडी से सब्सक्रिप्शन हो सकता है। ये प्रॉब्लम शायद कई लोगों को फेस करने को आ रही है कि सब्सक्रिप्शन होता नहीं है, सब्सक्राइब हो नहीं पाता है। तो वो दोस्तों इसीलिए होता है कि आपकी आईडी जो है वो लॉगिन नहीं होती है। ओके, तो यूट्यूब में लॉगिन करने के लिए आपको आपकी जीमेल आईडी, जो आपकी जीमेल होती है ना, @gmail.com, जो आपकी जीमेल आईडी होती है, तो उसी से आपको जो है लॉगिन करना है। और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो जैसे ही आप वो सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, और एक ही बार उसको प्रेस करना है। कई लोगों का कन्फ्यूजन था कि क्या उसको हर वीडियो में प्रेस करना है, तो आंसर होगा नो। आप सिर्फ एक बार उसको प्रेस कर देंगे तो वो हमेशा के लिए आपका वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगा, चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा से प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, सिर्फ आपको 1 टाइम ही करना है। ओके, तो हर आईडी से सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब होगा। ओके, तो मुझे इस सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, और तो प्लीज़ हेल्प मी एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। क्लियर, तो थैंक यू सो मच।